तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 जो कि अक्टूबर के महीने में होना प्रस्तावित है। इसी PET सब्जेक्ट से संबंधित आज हम भारतीय संविधान से संबंधित उन 10 प्रश्नों की बात करने वाले हैं जो हर एक दिवसीय एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ऐसा बात नहीं है कि ये सिर्फ PET के परीक्षा में ही पूछे गए हैं, ये हर तरह की परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। आप वीडियो को एक बार देख लीजिए और अपना अनुमान लगाइए कि आपको इन 10 प्रश्नों की श्रृंखला में आपको पहले से कितने प्रश्नों का उत्तर पता है। भारतीय संविधान के इस वीडियो का ये प्रैक्टिस नंबर 1 जो कि आज से आपको हर टॉपिक से संबंधित ऐसे ही प्रैक्टिस के द्वारा अच्छे और नए प्रश्नों का संकलन आपको मिलने वाला है। सभी का स्वागत है टॉपर की पाठशाला एजुकेशनल चैनल में। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपना पढ़ाई का आकलन ज़रूर करिए कि आपका पढ़ाई कहाँ तक पहुँचा है, कितने प्रश्न आपको आते हैं, कितने प्रश्न आपको नहीं आते हैं। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो कम से कम आपको सीखने को तो मिलेगा। एग्ज़ाम से पहले उन प्रश्नों को आप देख सकेंगे जो आपके पहुंच क्षेत्र से बाहर है। आइए हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लेखानुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान संघ सरकार या केंद्र सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन हमारे पास है सार्वजनिक ऋण लेने की अनुमति, कि RBI से ऋण लेने की अनुमति, कि राज्यों को अनुदान प्रदान करने की अनुमति, या निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति। आपको बताना है कि जो ये लेखानुदान है ये केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति। लेखानुदान के लिए संघ सरकार को भी जो भारतीय संचित निधि में जो पैसा पहले से जमा होता है उसको निकालने के लिए अनुमति लेना पड़ता है। समझ में आया। उस हिसाब से हमारा उत्तर डी हो जाएगा। आइए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समान कार्य के लिए सामान्य वेतन किस प्रकार का अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन का मतलब यदि कोई 15 साल का लड़का कार्य कर रहा है तो उसको भी यदि दिन भर का जो उसका मजदूरी है वो 500 रुपये है। यदि 45 वर्ष का लड़का या आदमी वो कार्य कर रहा है तो उसको भी 500 रुपये मिलेंगे। उम्र या जाति या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और सामान्य कार्य के लिए इसको समान वेतन देना है। ये आपका मौलिक अधिकार है कि आर्थिक अधिकार है कि मौलिक कर्तव्य है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। आपको बताना है कि जो सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन निर्धारित किया गया है ये मौलिक अधिकार है कि आर्थिक अधिकार है या मौलिक कर्तव्य है या नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। मौलिक अधिकार वर्तमान समय में हमको 6 प्राप्त है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान समय में 11 है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का जो सिद्धांत है वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आइए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। जो मीडिया की बात करता है वह कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद नंबर 15 है, 16 है, 22 है कि 19 है। भारतीय मीडिया को हम
चौथा स्तंभ के भी नाम से जानते हैं। और प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के दबाव में आकर के उसको कोई बात सुनने या कहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। जिसका सरकार रहता है मीडिया भी उसी का रहता है। हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आइए हम अपने ऑप्शन पे चलते हैं कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह किस अनुच्छेद में है, 15 में है कि 16 में है कि 22 में है कि 19 में है। अनुच्छेद नंबर 15 में क्या दिया है, अनुच्छेद नंबर 15 में क्या दिया है ये आपको कमेंट करके बताना है। और हमारे प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद नंबर 19, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आइए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा संसदीय व्यवस्था का विशेषता नहीं है। हमको ये बताना है कि जो संसदीय व्यवस्था है उसकी विशेषता इन चारों में से कौन नहीं है। तो हम देख लेते हैं पहले इनमें से कौन कौन सी वो विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा दोहरी शासन व्यवस्था, बहुमत दल का शासन, शासन का नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है, या इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता। क्या हमारे देश में दोहरी शासन व्यवस्था है? तो बिल्कुल है। दोहरी शासन व्यवस्था का क्या मतलब है, जैसे केंद्र में क्या हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा भी हो गया, लोकसभा भी हो गया, राज्यसभा भी हो गया। बहुमत दल का शासन का क्या मतलब है कि 50% प्लस 1। यदि किसी राज्य में सीटों की संख्या 500 है या कहा जाए कि सीटों की संख्या 100 है तो उनमें से 50% यानी 50 और एक जाते होना चाहिए। जिस किसी भी पार्टी का विधायक 51 सीट जीत लेता है उसी का बहुमत प्राप्त होता है और उसी पार्टी का नेता चुना जाता है। ऐसे ही केंद्र में होता है कि 50% प्लस 1, जिसका भी सीट प्राप्त होगा वह केंद्र में शासन करेगा या राज्य में शासन करेगा। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी पार्टी को 50% सीट नहीं प्राप्त होता है तो अन्य पार्टी से गठबंधन करता है और अपनी सरकार बनाता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी भी सही हो गया। सी में क्या है कि शासन का नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है, तो बिल्कुल सही। जो हमारा शासन व्यवस्था है या संसदीय व्यवस्था है, बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। राष्ट्रपति तो बस कहने के लिए होता है, उसके हाथों में एक तरह से देखा जाए तो बस नाम मात्र की शक्तियां हैं। असल में देखा जाए तो शासन का नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। ऑप्शन नंबर डी में है कि इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता, तो ये चीज़ गलत है और गलत है तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि निचले सदन का विघटन किया जा सकता है। ये जो लोकसभा होता है इसका विघटन किया जा सकता है। यदि यहीं पर दे दिया होता कि राज्यसभा, तो राज्यसभा को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। और जो राष्ट्रपति होता है वह निचले सदन को विघटित कर सकता है। हमारा उत्तर डी हो जाएगा। जो हम अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है। जो हमारी भारतीय संसद है वह किसको किसको मिला करके संसद कहा जाता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा, कि सिर्फ लोकसभा राज्यसभा द्वारा, केवल लोकसभा द्वारा, या लोकसभा राज्यसभा सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति के द्वारा। तो जो ये हमारा भारतीय संसद है इसको हम अनुच्छेद 79 में रखते हैं या 79 में रखते हैं। इसके 3 अंग होते हैं।
एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट होता है जिसको राष्ट्रपति कहते हैं। हम ऑप्शन में इसका मिलान करें तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, जो कि लोकसभा दिया है, राज्यसभा दिया है और राष्ट्रपति दिया है। इन तीनों के मिलने से ही हमारा भारतीय संसद बनता है। आइए हम अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पे बना रह सकता है? निम्न में से भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पे बना रह सकता है वो कौन है, जो जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ही अपने पद पे बना रहता है? क्या वह लोकसभा का अध्यक्ष है, कि निर्वाचन आयुक्त है, या राज्यपाल है, कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं? क्या हम लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति चुनता है? तो कभी नहीं। ये केंद्र में सांसदों के द्वारा चुना जाता है और राज्य में विधायकों के द्वारा चुना जाता है। ये जो निर्वाचन आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति तो करता है, परंतु ये अपने कार्यकाल का 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक बना रहता है। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्यपाल, जो कि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि राज्यपाल अपने पद पे कब तक बना रहेगा। ये राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार बना रहता है। राष्ट्रपति चाहे तो इसको 6 महीने के लिए भी बना सकता है और 5 साल के लिए भी बना सकता है। अधिकतर देखा जाता है कि राज्यपाल 5 वर्ष तक रहता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि राज्यपाल अपने पद पे कब तक बना रहता है। हमारे प्रश्न का उत्तर है राज्यपाल, जो कि राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पे बना रहता है। आइए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार रखता है, परंतु वोट डालने का नहीं? वह कौन है? इन चारों ऑप्शन में कौन है जो संसद के दोनों सदनों में बोलता भी है और कार्रवाई में भाग लेता है, परंतु वोट नहीं डालता है? क्या वह भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, या वित्त आयोग के अध्यक्ष होता है, कि भारत के अटॉर्नी जनरल होता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वित्त आयोग के अध्यक्ष और भारत के अटॉर्नी जनरल। प्रश्न के हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं जो केंद्र सरकार के वकील के रूप में काम करता है। केंद्र सरकार के वकील के रूप में कार्य करता है और संसद के दोनों सदनों में भाग भी लेता है, बोलता भी है, परंतु वोट नहीं करता है। वोट इसलिए नहीं करता है क्योंकि यह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना नहीं जाता है, इसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहाँ से पता चलता है? भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये कहाँ से पता चलता है? प्रस्तावना के द्वारा पता चलता है, कि मौलिक कर्तव्यों के द्वारा पता चलता है, कि मौलिक अधिकारों के द्वारा पता चलता है, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा पता चलता है? प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और मौलिक कर्तव्यों की संख्या हमारे संविधान में 11 वर्णित किए गए हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। हमारे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा यह सिद्ध किया जाता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। आपको बताना है कि संविधान का अंग
किसे कहा जाता है? संविधान का अंग किसे कहा जाता है? अधिकतर बच्चे कमेंट करेंगे कि प्रस्तावना को। ठीक है, आपको ये बताना है कि वर्तमान समय में तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और जो संपत्ति का अधिकार है उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा उसको विधिक अधिकार बनाया गया है? आपको कमेंट करके बताना है। जितने भी बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चाहें तो शेयर कर सकते हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप आने वाली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं और प्रश्नों की जो स्तर है वो कैसा होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।